Good morning, students, and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 25th of February 2022, Friday. Motivation of the day is do one thing every day that scares you. आज के डिस्कशन में हम ये सारे न्यूज़ आर्टिकल कवर करने वाले हैं और आज बिजनेस स्टैंडर्ड ने जो मैक्सिमम न्यूज़ हैं वो रशिया और यूक्रेन क्राइसिस को लेकर के कवर करी हैं, जहां पर हमने ये भी देखेंगे कि कैसे रशिया और यूक्रेन क्राइसिस ने इंडियन मार्केट को और ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट को इम्पैक्ट किया। तो जो हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर इशू ओनली, मार्केट टैंक्स एज रशिया अटैक्स यूक्रेन। अपार्ट फ्रॉम इट वी विल ऑल्सो डिस्कस द security crisis that Indian economy is facing because of the inefficient energy policy. After discussing all these major news, we will discuss some other small news clips that are related to LIC IPO, India's move to T plus 1 settlement cycle that will initiate from today, and Moody's forecast about India's GDP growth for financial year 23. तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। मार्केट टैंक एज रशिया अटैक्स यूक्रेन। पिछली कई सारी न्यूज़ एनालिसिस में हमने डिस्कस भी किया था कि जिस तरह से रशिया और यूक्रेन क्राइसिस और रशिया और यूक्रेन जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही है, अगर किसी भी तरह की कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन अराइज होती है तो उसका इम्पैक्ट हमें सीधे सीधे इंडियन मार्केट और अदर ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में देखने को मिलेगा। तो जैसे ही जो रशिया के प्रेसिडेंट है उन्होंने लॉन्च कर दिया मिलिट्री इन्वेजन ऑन यूक्रेन, इमीडिएटली जो इंडिया के स्टॉक मार्केट से उन्होंने थर्सडे को सबसे बड़ा बिगेस्ट फॉल रजिस्टर्ड किया नियरली इन 2 years। लास्ट 2 सालों में ये इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा फॉल देखने को मिला है। एंड डेफिनेटली दिस पर्टिकुलर इशू व्हाई आफ्टर invasion on Ukraine, why Indian market has been showing this decline? Because of the uncertainty and safety among the investors are uncertain about that particular geopolitical reason एंड देयर सेफ्टी। और बहुत सारी जो कंपनीज जिनका एक्सपोजर भी है उस पर्टिकुलर यूरोपियन मार्केट में, उनकी इनकम उनके रिवेन्यू भी इम्पैक्ट होंगे। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन इंडियन मार्केट हैज़ पोस्टेड देयर बिगेस्ट फॉल। और इसका इम्पैक्ट केवल हमें इंडियन मार्केट पर ही देखने को नहीं मिला, अगर हम देखें अदर ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट तो वहाँ पर भी हमें शॉक वेव्स देखने को मिल रही हैं। स्पेशली अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइस की बात करें जिसको लेकर के हमने एंटिसिपेशन किया था कि 100 पर बैरल के ऊपर जाएगा, तो फाइनली जो क्रूड ऑयल प्राइसेस है वो $105 पर बैरल तक पहुंच गया है बिकॉज ऑफ दिस टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। अगर गोल्ड प्राइस की बात करें कि अनसर्टनिटी की सिचुएशन में और जब कभी भी मार्केट फॉल करता है उसके बाद जो गोल्ड के जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज होना शुरू होता है। तो पिछले 17 महीनों में गोल्ड के प्राइसेस में सबसे ज़्यादा इंक्रीज देखा गया है आफ्टर दिस पर्टिकुलर इवेंट। तो गोल्ड के प्राइसेस अपने 17 महीनों के हाई पॉइंट पे हैं और ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है जिस तरह से यूएस और वेस्टर्न इकोनॉमीज, यूरोपियन इकोनॉमीज रशिया पे सेंक्शन लगा रहे हैं, इकोनॉमिक सेंक्शन लगा रहे हैं, दैट इज फर्दर गोइंग टू डिसरप्ट द ग्लोबल सप्लाई चेन। और इसके बाद इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि कमोडिटीज़ के प्राइसेस जो हैं वो शूट अप करेंगे, जबकि ऑलरेडी देयर इज इन्फ्लेशन बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक रिकवरी आफ्टर pandemic, because of the disruption in global supply chain, because of the high demand of the commodities and crude oil and high price of the crude oil as well. All these are actually leading the high inflation, but ये जो इवेंट हुआ है रशिया और यूक्रेन के बीच में, ये फर्दर ग्लोबल सप्लाई चेन को और ज़्यादा डिस्टॉर्ट करेगा, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमें इन्फ्लेशन पर देखने को मिलेगा, जो कि आरबीआई अभी भी बहुत ज़्यादा फेस कर रही है। द स्पाइक इन ऑयल कपल विद द ड्रॉप इन रूपी मे वेयर्ड वुड प्रॉम्प्ट अप द आरबीआई टू रेज द इंटरेस्ट रेट। और इसका इम्पैक्ट हमें सीधे सीधे मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट में चेंज के फॉर्म में देखने को मिलेगा। ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि इंडिया में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक है, वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर सकता है इन ऑर्डर टू कर्ब द इन्फ्लेशन। तो आप मुझसे ये भी कहेंगे अगर मैम इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ इम्पैक्ट होगी। येस, इट विल impact
इट विल गेट इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। बट अभी के लिए जो आरबीआई का प्राइमरी कंसर्न होगा वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना ज़्यादा होगा, क्योंकि जिस तरह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ेंगे, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई बहुत तेज़ी से इंक्रीज होगा। और अगर ये इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं करी गई तो इंडिया में एक स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन आ जाएगी, क्योंकि इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी बट इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रहेगी। तो आरबीआई हैज़ नो अदर ऑप्शन जस्ट टू रेज द इंटरेस्ट रेट, और इसकी वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगी, हॉल्ट होगी या स्लो होगी। बट नाउ एट दिस सिचुएशन आरबीआई हैज़ no option. And experts also express the concern that India's macroeconomic situation could worsen if oil prices remain elevated at this level. अगर $105 पर बैरल तक क्रूड ऑयल प्राइसेस थोड़े लंबे समय के लिए बने रहे तो डेफिनेटली ये इंडिया की मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, फिजिकल कंसोलिडेशन, सारी सिचुएशन को इम्पैक्ट करेंगे, क्योंकि इंडिया में 80% जो ऑयल की रिक्वायरमेंट है वो हम इंपोर्ट से पूरा करते हैं। डेफिनेटली अगर इंपोर्ट के बिल हमारे बढ़ेंगे तो दैट इज़ गोइंग टू हैव द इम्पैक्ट ऑन फिजिकल डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन्फ्लेशन, बहुत सारे जो सप्लाई चेन उन सबको इम्पैक्ट करेगा। एंड ग्लोबल ब्रेंट ऑयल प्राइसेस आर ऑलरेडी 35% हाई इन टू दिस पर्टिकुलर ईयर। और इसी सारे रीज़न की वजह से, क्रूड ऑयल प्राइसेस की वजह से, ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन की वजह से, ऐसी कंपनीज जिनका यूरोपियन मार्केट में एक्सपोजर है उनके इनकम रेवेन्यू की अनसर्टनिटी को लेकर के, रुपी फॉल की वजह से जो सेंसेक्स और निफ्टी है उन्होंने क्लियरली अब 2 सालों में सबसे बड़ा फॉल रजिस्टर किया है। सेंसेक्स में 4.7% का फॉल देखने को मिला, वहीं निफ्टी में 4.8% का फॉल देखने को मिला था। फॉल बिगेस्ट सिंस May 2020, वाइप्ड आउट ओवर 13 ट्रिलियन इन मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो अप्रॉक्सीमेटली 13 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइप अप हो गया बिकॉज ऑफ दिस मिलिट्री इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। And all these are the indicators or infographics that we have to look in order to understand the situation more clearly. So this is the biggest fall since 2020 in Nifty, जैसा कि मैं डिस्कस किया कि मई 2020 में ये फॉल देखने को मिला था, -13% का फॉल आया था। उसके बाद से अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे इवेंट्स आए जब निफ्टी ने फॉल रजिस्टर किया, बट दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फॉल सिंस लास्ट 2 years। जो लूजर्स, अगर निफ्टी लूजर्स की बात करी जाए तो टाटा मोटर्स, इंडसइंड बैंक, यूपीएल, ग्रासिम, जेएसडब्ल्यू वर द टॉप निफ्टी लूजर। टाटा मोटर्स ने तो अप्रॉक्सीमेटली -10.7% का फॉल देखा। इसी तरह अगर मेजर वर्ल्ड इंडाइसेस की बात करी जाए, चाहे वो डो जोन्स हो, एसएनपी हो, डैक्स हो, यूरो स्टॉक्स हो, एफटीएससी हो, सब में यही ट्रेंड हमें देखने को मिला। लगभग बड़े बड़े इंडाइसेस, जितने मेजर इंडाइसेस हैं, सब ने 2 पॉइंट से लेकर के 3%, 4% तक का फॉल देखा। और यही सेम ट्रेंड हमें एशिया के जो इंडाइसेस हैं उनमें भी देखने को मिला, चाहे वो स्ट्रेट टाइम्स हो, चाहे वो KOSR हो, ताइवान हो, निकी हो, शंघाई कंपोजिट हो, सब में हमें अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3% का फॉल सारे इंडाइसेस में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ऑयल का जो प्राइस है दैट क्रॉसेस $105 पर बैरल एंड दैट इज द 8 year हाई। पिछले 8 सालों में ये सबसे हाईएस्ट नंबर है जो कि ब्रेंट क्रूड ऑयल के केस में देखने को मिल रहा है। एंड उसका ओवरऑल रीजन जो है दैट इज दिस पर्टिकुलर टेंशन बिटवीन और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। इफ यू नो, रशिया इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ओपेक प्लस नेशन, और अगर रशिया या यूक्रेन रीजन में किसी भी तरह का टेंशन अराइज होता है तो वो कहीं ना कहीं अनसर्टनिटी जनरेट करता है अबाउट द क्रूड ऑयल सप्लाई एज वेल एज द ट्रांसपोर्टेशन। और इसके अलावा जिस तरह से यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ जिस तरह से टफेस्ट टेंशन इम्पोज कर रहे हैं रशिया पर, उसका भी इम्पैक्ट हमें क्रूड ऑयल प्राइसेस पे देखने को मिला है। इवन कुछ एक्सपर्ट का तो ये कहना है कि ये अभी और ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। जो क्रूड ऑयल, जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है वो $105 पर बैरल पहुंच गया है। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 98.73
डॉलर पर बैरल तक पहुंच गया एंड experts are anticipating that is it is actually this historical trend is actually going to increase further और इसका इम्पैक्ट हमें सीधे सीधे इंडियन रुपीस पर देखने को मिला। अगर इंडियन रुपी की बात करी जाए, करेंसी मार्केट की बात करी जाए, फॉरेन एक्सचेंज की बात करी जाए, तो इंडियन रुपी इज़ द वर्स्ट परफॉर्मर इन एशिया। अप्रॉक्सीमेटली 1.4% का फॉल देखने को मिला इन कंपैरिजन टू डॉलर। सो दिस इज द इन्वर्टेड स्केल, यू कैन हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। अप्रॉक्सीमेटली कल ही हमने डिस्कस किया था कि 74.57 था यूएसडी और आईएनआर एक्सचेंज रेट, जो कि इस पर्टिकुलर रशिया यूक्रेन इवेंट की वजह से 75.65 तक पहुंच गया। तो एक्सचेंज रेट जो 74 था, 74.57, नाउ इट increased up to 75.65 है। So as per this data, Indian rupee or Indian currency has been the worst performer in Asia। तो 109 पैसे का फॉल देखने को मिला इन इंडियन रुपी इन कंपैरिजन टू द डॉलर। और अगर इसी कंपैरिजन में अदर हम इकोनॉमीज़ की करेंसी की बात करें तो यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट, चाहे साउथ कोरियन हो, चाहे ताइवान डॉलर हो, सिंगापुर डॉलर हो, किसी में भी इतना फॉल देखने को नहीं मिला जितना फॉल हमें इंडियन करेंसी में देखने को मिला। तो जितनी भी अदर एशियन करेंसीज हैं वो इंडियन करेंसी के कंपैरिजन में बेटर परफॉर्मर रही। हालांकि अगर हम ये कहें कि इम्पैक्ट नहीं पड़ा तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि सभी करेंसी अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखें इस टेबल को तो अप्रॉक्सीमेटली सारी ही करेंसी जो हैं वो फॉल करी हैं इन कंपैरिजन टू डॉलर बिकॉज ऑफ दिस टेंशन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। और इन सारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से नाउ इंडियन कंपनीज आर इन वरीसम सिचुएशन। जिस तरह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं वो भी इंडियन कंपनीज के लिए एक एन अदर चैलेंजिंग सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि कंपनीज के जो सीईओज हैं उनका ये कहना है कि जिस तरह से 5% 6% का इंक्रीज क्रूड ऑयल में देखने को मिल रहा है, डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट हमारी सेल्स पर, हमारे रॉ मटेरियल की कॉस्ट पर पड़ेगा बिकॉज ऑफ द डिसरप्टेड सप्लाई चेन। ऑलरेडी वी आर सफरिंग फ्रॉम इन्फ्लेशन, बट अगर ये सिचुएशन बहुत लॉन्गर टाइम तक कंटिन्यू रही तो इंडिया की मार्केट और इंडिया की जो इकोनॉमी है, जो प्लानिंग जिस तरह से करी गई है वो डेफिनेटली दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड प्रॉपरली। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 13, फ्यूलिंग अ सिक्योरिटी क्राइसिस। दिस इज नॉट एक्चुअली न्यूज़, ये आर्टिकल जो है ये एक ओपिनियन है, हम बोल सकते हैं एडिटोरियल है, जहाँ पर इस बात को डिस्कस किया गया कि जिस तरह से रशिया और यूक्रेन के बीच में कन्फ्लिक्ट जनरेट हुआ और उसका इम्पैक्ट इंडिया की फ्रेजाइल इकोनॉमी पर पड़ा, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ क्रूड ऑयल प्राइसेस, क्योंकि इंडिया की जो डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल को लेकर के वो इस पर्टिकुलर रीज़न पर बहुत ज़्यादा है। तो ये ऑथर का कहना है कि इंडिया ने जो सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी जो पॉलिसी है दैट इज़ नॉट अलाइंड विद द कंटेम्प्रेरी सिनेरियो। और रशिया और यूक्रेन की कन्फ्लिक्ट ही नहीं, अगर फ्यूचर में ऐसी कोई भी कन्फ्लिक्ट उस पर्टिकुलर रीजन में आती है तो इंडिया विल बी द most impacted country. The conflict or the consequences of conflict between Russia and the Western power over Ukraine have started resonating across the fragile Indian economy. तो जो डेटा, जो इंडिकेटर्स की बात करी उसको लेकर के बेसिकली ऑथर ने ये कहा है कि इंडियन इकोनॉमी इज़ वेरी मच फ्रेजाइल, और जिस तरह से डिपेंडेंसी है जो ऑयल और क्रूड ऑयल की जो पॉलिसी इंडिया अडॉप्ट कर रहा है दैट इज़ नॉट appropriate, or it is a time for India now to actually change their approach towards the pricing mechanism of oil, towards the supply डाइवर्सिटी ऑफ द क्रूड ऑयल। बहुत सारी चीज़ों को यहाँ डिस्कस किया गया। डेफिनेटली आई कैन नॉट डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट हेयर बिकॉज एडिटोरियल इज़ वेरी लेंदी, इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 1 hour टू डिस्कस ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एडिटोरियल। तो जो जितने भी इंडिया के एनर्जी मिक्स में जो भी कमोडिटीज़ हैं, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, चाहे वो LNG हो, चाहे वो किसी अदर तरह के फ्यूल हो, उन सब के बारे में डिस्कस किया गया है। और यहाँ पर इस पर्टिकुलर इशू पर लाइट थ्रो करी गई कि येस इट इज़ अ टाइम फॉर इंडिया नाउ टू मैनेज द प्राइसिंग मैकेनिज्म, क्योंकि इंडिया में अगर हम बात करें OMCs, अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो 80% जो मार्केट है दैट आर एक्चुअली कैप्चर्ड बाई इंडियन कंपनीज, स्पेशली बोल सकते हैं PSUs।
तो वो क्या करती हैं, दे ओनली बाय द क्रूड ऑयल, रिफाइन इट एंड सेल दैट पर्टिकुलर क्रूड ऑयल इनटू द मार्केट। बट जो प्राइसिंग है, जो इंडियन स्टेट ऑयल कंपनीज हैं जो कि 85% डोमेस्टिक फ्यूल मार्केट कंट्रोल करती हैं, उनकी जो प्राइसिंग है दैट आर कंट्रोल बाय न्यू दिल्ली। इट मीन्स दैट आर कंट्रोल बाय यूनियन गवर्नमेंट। OMCs आर नॉट फ्री और नॉट ऑटोनॉमस फॉर डिसाइडिंग देयर क्रूड ऑयल प्राइसिंग। तो अपने क्रूड ऑयल प्राइसिंग को वो डिसाइड नहीं कर सकती। और अगर डिपेंडेंसी की बात करें तो इंडिया डिपेंड ऑन इम्पोर्ट टू मीट देयर 85% रिक्वायरमेंट ऑफ क्रूड ऑयल, 60% ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ LPG एंड नियरली हाफ ऑफ इट्स एन LNG कंजप्शन। तो अगर हम देखें कि सिर्फ क्रूड ऑयल में नहीं, जितने भी एनर्जी मिक्स हैं, सस्टेनेबल एनर्जीज को अगर हम छोड़, जितने भी एनर्जी मिक्स हैं, चाहे LPG, LNG, शेल गैस, क्रूड ऑयल, इन सब को लेकर के इंडिया की डिपेंडेंसी एक एक्सटर्नल मार्केट पर है। और इसमें जिसमें कि रशिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल। रशिया 12% मार्केट शेयर कॉन्स्टिट्यूट करता है इंडियन ऑयल मार्केट का, एंड 25% मार्केट कॉन्स्टिट्यूट करता है गैस मार्केट का, गैस एक्सपोर्टर। तो हमें बोल सकते हैं कि जो रशिया है, जो अभी फिलहाल इस टेंशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, वो इंडिया का लार्जेस्ट पार्टनरिंग कंट्री है इन टर्म्स ऑफ क्रूड ऑयल, इन टर्म्स ऑफ gas export. तो 25% share of total gas exports constituted by Russia, 12% is of total crude oil constituted by Russia, and that particular situation make the picture more grim in case of India. और हमने देखा भी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे डिसीजन लिए, कहीं पर ड्यूटी एग्जम्प्ट की क्रूड ऑयल को ले, क्रूड ऑयल पर, जिससे कि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है वो डोमेस्टिक मार्केट में स्टेबलाइज हों। इसके अलावा एथनॉल ब्लेंडिंग को भी लेकर के इंडियन गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया है कि 20% एथनॉल ब्लेंडिंग 25 FY 25 तक हो जानी चाहिए। इसमें भी क्या क्या इश्यूज आएंगे ये भी हमने डिस्कस किया है। तो हालांकि गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे मेजर्स ले रही है इन ऑर्डर टू mitigate the increasing crude oil impact on Indian market. And this is the India crude LPG gas demand and import. कितनी demand है? This blue bar indicates that oil demand, and this yellow bar indicates the crude oil imports, एंड दिस ब्लैक लाइन इज द वैल्यू। तो हम देख सकते हैं कितना ऑयल डिमांड है, कितना LPG इंपोर्ट है, कितना LNG इंपोर्ट है, कितना वैल्यू, कितनी डिमांड है। क्लियरली हम इस पर्टिकुलर इशू को पिक्चर में, इन्फोग्राफिक्स में देख सकते हैं। तो ऑयल डिमांड जो है फाइनेंशियल 2019 में कम थी, बट जो इंपोर्ट हुआ वो ज़्यादा हुआ। यही ट्रेंड हमें अक्सर देखने को मिलेगा इन केस ऑफ ऑयल डिमांड। एंड दिस इज द LPG इंपोर्ट सिंस लास्ट 3 ईयर, दिस इज द LNG इंपोर्ट सिंस लास्ट ईयर। हालांकि LPG इंपोर्ट है वो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, बट जो LNG का इंपोर्ट है वो डिक्लाइन कर रहा है। और अगर बात करें इंडिया की, अगर इंडिया कंट्री, इंडियन एज एन इकॉनमी चाहता है कि जो जिस तरह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जिस तरह से इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज हो रहा है, अगर इंडिया चाहता है कि उसका इम्पैक्ट, उस इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट, उस क्रूड ऑयल, इंक्रीजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस का इम्पैक्ट इंडिया पर कम से कम पड़े, सो इट इज़ अ टाइम फॉर इंडिया नाउ टू कंपनीज मस्ट बी गिवन अ लीवे टू मैनेज द ऑयल प्राइस रिस्क। कंपनीज को पावर दे दी जाए, कंपनीज मीन्स OMCs को पावर दे दी जाए कि वो ऑयल प्राइस रिस्क को मैनेज कर सकें, विच प्राइवेट सेक्टर रिफाइनर्स लाइक रिलायंस इंडस्ट्री एंड अदर कंपनीज ऑलरेडी डू। तो जो स्टेट OMCs हैं, यहाँ पर बेसिकली स्टेट OMCs की बात करी जा रही है, जो गवर्नमेंट कंट्रोल OMCs हैं, उनको पावर दे दीजिए, नाउ दे कैन एक्चुअली मैनेज द ऑयल प्राइस रिस्क। कैसे? हेजिंग इज द ओनली वे आउट। कंपनीज को अलाउ कर दिया जाए कि वो अब हेज करना स्टार्ट कर सकें क्रूड ऑयल प्राइसेस, क्योंकि बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करी जाए, प्राइवेट जो OMCs हैं वो हेजिंग के थ्रू इस पर्टिकुलर इंक्रीजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस के रिस्क को मैनेज कर रही हैं। लेकिन अगर OMCs की बात करिए तो OMCs को अलाउ नहीं है कि वो ऑयल प्राइस रिस्क को मैनेज कर सकें या किसी भी तरह के हेजिंग में जाएं। बट ऑथर का ये कहना है कि अब ये टाइम आ चुका है कि कंपनीज को अलाउ कर दिया जाए, स्पेशली स्टेट OMCs को अलाउ कर दिया जाए, उन्हें लीवे कर दिया जाए टू मैनेज द ऑयल प्राइस रिस्क if India wants to partially insulate itself from the impact of international conflicts and increasing crude oil prices. और इसको लेकर कई सारे डेटा भी प्रेजेंट किए हैं। ऑथर ने उसका कहना है कि मे बी इसका इम्पैक्ट हमें अभी देखने को ना मिले, बट येस
कंपनीज जो है अगर हेजिंग करेंगे तो पॉसिबली 10 आगे के आने वाले 10 सालों तक करेंगी। और ऑथर के अकॉर्डिंग आगे आने वाले 10 सालों में जो क्रूज ऑयल के प्राइसेस हैं वो 60 पर बैरल तक पहुंच जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग भी ऑथर ने कैलकुलेशन करी और बोला है कि अप्रॉक्सीमेटली एट दिस टाइम भी अगर इंडियन कंपनीज स्टेट ओएमसी हेजिंग के लिए जाते हैं तो दैट विल सेव अप्रॉक्सीमेटली $5 billion इन फ्यूचर। तो ऑथर का सीधा सीधा कहना है कि हाई एनर्जी प्राइसेस, क्रूड ऑयल प्राइसेस, एलएनजी, एलपीजी, इन सबको फिलहाल के लिए कंट्रोल नहीं किया जा सकता। द हाई एनर्जी प्राइसेस आर नॉट अवॉइडेबल, बट येस देयर आर ऑप्शंस टू मैनेज द रिस्क to your business, and that is hedging. So for government of India, it is a time to allow all the state OMCs to go for hedging. तो ओवरऑल समरी इस पर्टिकुलर टाइटल की, इस पर्टिकुलर एडिटोरियल की यही है। इफ़ यू वांट टू गो इन डिटेल यू कैन जस्ट रीड दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इनटू द line of this hedging. अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। LIC IPO डीले, गवर्नमेंट वेट एंड वॉच मोड। तो जिस तरह से मार्केट परफॉर्म कर रहा है, स्टॉक मार्केट परफॉर्म कर रहा है इंडिया में, उसको लेकर के अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है, क्योंकि डेफिनेटली इस स्टॉक मार्केट की कंडीशन में गवर्नमेंट LIC का IPO लॉन्च करना नहीं चाहेगी, क्योंकि रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से जिस तरह से निफ्टी, सेंसेक्स और जो अदर ग्लोबल बेंचमार्क इंडाइसेस उनमें फॉल देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली इस सिचुएशन में तो गवर्नमेंट कभी भी LIC का IPO नहीं लाना चाहेगी, जो कि मार्च में ड्यू था। तो अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, फिलहाल के लिए गवर्नमेंट वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है कि किस तरीके से जो ये कन्फ्लिक्ट है ये सबसाइड होता है और LIC का IPO लाया जाए या नहीं। Until now there is no discussion on delaying LIC listing, but yes, government is continuing with its roadshow for public offering, although government is watching the situation as well. तो ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि हो सकता है कि LIC का IPO अब डिले हो, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव मोड में थी कि LIC का IPO मार्च में ही लाना है, बट रशिया यूक्रेन टेंशन की वजह से हो सकता है, और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि येस गवर्नमेंट कैन गो फॉर LIC IPO इनटू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडिया विल मूव टू T+ सेटलमेंट फ्रॉम टुडे, हियर इज व्हाट इट्स मीन। सो फाइनली जो लास्ट डेट थी वो आ चुकी है, और आज के बाद इंडिया जो है वो इंडिया का जो सेटलमेंट साइकिल है वो T+1 होगी। तो स्टार्टिंग टू February 25 इंडियन एक्सचेंज विल बिगिन मूविंग टू T+1 सेटलमेंट साइकिल इन अ वेरी फेज्ड मैनर। और अभी क्या इंडिया अडॉप्ट, अभी तक क्या इंडिया में चल रहा था सेटलमेंट साइकिल स्टॉक एक्सचेंज में, दैट इज 2+1 साइकिल थी। और हमने भी कई बार डिस्कस किया व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस T+1 सेटलमेंट साइकिल, व्हाट इज सेटलमेंट साइकिल। देयर इज अ सेपरेट वीडियो इन डिस्क्राइब सेक्शन, आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि इंडिया के अलावा ऐसा कौन सा मार्केट है, ऐसा कौन सा स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है जहाँ पर T+1 सेटलमेंट साइकिल अप्लाई होती है। हालांकि अगर T+2 की बात करी जाए तो मोस्ट ऑफ द मेजर मार्केट सच एज सिंगापुर, हांगकॉन्ग, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, ऑल दीज एक्चुअली अडॉप्ट T+2 settlement cycle. T here stands for trade. So what is actually settlement cycle? T+1 means that trade related settlement must be done within 1 day. So this is one indicate the number of days. So trade related every settlement must be done within 1 day of the transaction being completed. And trade on Indian stock exchanges are currently settled in 2 working days. So we are moving into T+1. So if you buy shares on Wednesday, they will now be credited to your demat account by the next day, that is Thursday. And until now, they were settling in within 2 days, that may be in Friday. हालांकि इसको लेकर के बहुत सारे हर्डल्स भी हैं, जो कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है, जो बेसिकली जिनके टाइम जोन डिफरेंस है इंडिया के टाइम जोन से, दे आर एक्चुअली अपोजिंग दिस पर्टिकुलर T+1 सेटलमेंट साइकिल, एंड दे आर सेइंग दैट दिस न्यू regime, because of the difference in their time zone, especially for US and European investors, is actually not very much soothing. They actually क्रिएट हर्डल्स। और इन्वेस्टर्स ने इवन कई बार बोला भी कि इस पर्टिकुलर सेटलमेंट साइकिल T+1 सेटलमेंट साइकिल को ना अडॉप्ट किया जाए, अदरवाइज बहुत ज़्यादा नुकसान इंडिया को फेस करना पड़ सकता है। हालांकि अगर आपको सेटलमेंट साइकिल क्या होती है इसके बारे में जानना है तो यू कैन गो इन टू द डिस्क्राइब सेक्शन, देयर इज अ सेपरेट वीडियो ऑन इट। बट
आज की जो न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग February 25 से इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस आर नाउ मूविंग इनटू T+1 सेटलमेंट साइकिल इंस्टेड ऑफ सो मैनी अपोजिशन बाय इन्वेस्टर्स स्पेशली फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। सेबी ने इस पर्टिकुलर इशू को ऐसे ही बरकरार रखा, कोई चेंज नहीं किया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। मूडीज अप इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 23 ग्रोथ फोरकास्ट टू 8.4%। तो मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने इंडिया की जो ग्रोथ फोरकास्ट है फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 उसको इंक्रीज कर दिया है टू 8.4%, जो कि पिछला जो उसका एस्टिमेट था वो 7.9% का था। तो अपने लास्ट एस्टिमेट्स में मूडीज़ ने इंडिया की जो जीडीपी फोरकास्ट थी वो 7.9% एस्टिमेट करी थी, जो कि कंट्री जो है नाउ इट इज़ मूविंग टुवर्ड नॉर्मलसी। बट आफ्टर सर्टन कंसिडरेशन नाउ मूडीज़ हैज़ रिवाइज देयर एस्टिमेट्स एंड दे हैव एंटिसिपेटेड दैट येस इंडियन इकोनॉमी विल grow with the rate of 8.4% for financial year 23। लेकिन इसके साथ ही मूडीज़ ने यह भी बोला कि जिस तरह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस, और जिस तरह से सप्लाई चेन डिस्टॉर्ट हो रही है, दैट में फर्दर इम्पैक्ट द इंडियन इकोनॉमी। हालांकि उसने अभी यूक्रेन और रशिया वाले कन्फ्लिक्ट को कंसिडरेशन में नहीं लिया, बट इसके बावजूद भी हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस और ग्लोबल सप्लाई चेन में जो डिस्ट्रप्शन है वो सबसे बड़े चैलेंज के फॉर्म में इंडिया के लिए बोला। कहा है कि अगर इंडिया इनको मैनेज कर लेगा तो प्रॉबेबली इंडिया विल बी एबल टू अचीव दिस पर्टिकुलर ग्रोथ रेट। अगर फिच रेटिंग की बात करें, जो कि एक मूडीज के बाद अदर इंपॉर्टेंट रेटिंग एजेंसी है, फिच रेटिंग हैज मैनिपुलेटेड इट्स अर्लियर प्रोजेक्शन ऑफ 10.3% ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 23 कंपेयर टू 8.4% एस्टिमेटेड इन फाइनेंशियल ईयर 22। और ये जो चार्ट है, दिस इज द कंपैरिजन ऑफ इंडिया विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मेजर इकोनॉमी फॉर फाइनेंशियल ईयर 22 टू फाइनेंशियल ईयर 23। मतलब 4 सालों का कंपैरिजन है इंडिया का चाइना, यूएस, यूरोप और वर्ल्ड की जीडीपी ग्रोथ रेट से। और इंडिया की अगर हम जीडीपी की बात करें तो देख सकते हैं कि इंडिया का दिस पर्टिकुलर ब्लैक बार इंडिकेट्स द जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया, और पिछले 4 सालों से अप्रॉक्सीमेटली निगेटिव ट्रेंड में ही चला। 2020 से अगर हम देखें निगेटिव ट्रेंड में ही चल रहा है। जब से पैंडमिक है तब से इंडिया का जो ग्रोथ रेट है, फर्स्ट ईयर ऑफ पैंडमिक इट वाज -7.1 रहा इंडिया का, और जो इसके बाद जो फाइनेंशियल ईयर है वहाँ पर इंडिया ने अच्छा ग्रोथ रजिस्टर किया है। तो जो ये ब्लैक बार इंडिकेट कर रहा है, दिस इज द ग्रोथ रेट फॉर मेजर इकोनॉमीज फॉर डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर्स। दिस ब्लैक बार इज स्पेशली फॉर पैंडेमिक ईयर, whether it is China, US, Europe or world. Or this blue bar indicates financial year 21, orange bar indicates financial year 22, and yellow bar indicates financial year 23. So this is the comparison of India's GDP projection with other major economies. और अगर हम देखें चाइना, यूएस, यूरोप, वर्ल्ड के कंपैरिजन में, तो इंडिया इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। यानी फाइनेंशियल ईयर 23 में इंडिया की जो ग्रोथ फोरकास्ट करी है मूडीज इन्वेस्टर ने, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5.5%, जबकि चाइना के लिए 5.1, यूएस के लिए 2.6, यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए अप्रॉक्सीमेटली 2.7, और वर्ल्ड की जो ग्रोथ रहेगी दैट इज़ 3.2। दिस ब्लैक बार इज़ फॉर पैंडेमिक ईयर। मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज़ में हमें ये निगेटिव उसमें ट्रेंड में ही देखने को मिला। तो मूडीज़ ने फिलहाल के लिए इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट को अपवर्ड रिवाइज किया है। लेट्स सी कि यूक्रेन और रशिया क्राइसिस का क्या इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर देखने को एक्चुअली में मिलता है और कब तक ये इशू जो है वो सस्टेन करता है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इफ यू वांट लेक्चर पीडीएफ you can join my telegram channel, you can follow me on telegram channel. Apart from this, you can follow me on other social media platforms as well. If you have any query and suggestion, you can write in comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.